Hi guys, so this is your block 2 of DGC3 and it is unit 1. block 1 मैंने करा दिया था पिछले वीडियो में, unit 1 2 3 4. अब हम करेंगे block 2 की unit 1. कंफ्यूज मत होना, DGC3 block 2 unit 1, ठीक है. सो सबसे पहला इसमें टॉपिक है स्ट्रेस क्या होता है. सो स्ट्रेस हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है. सो इंटरनल में हमारा आगे जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, या हमारा जो न्यूट्रिशन का स्टेटस है, या फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं. और जो हमारे एक्सटर्नल है वो है जो हमारा यहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेस लेवल किस वजह से हमारा मतलब काफ़ी हमको इरिटेशन हो रही है, या पसंद नहीं आता, या फैटिग है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा, या वहाँ पे रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है. ठीक है. सो बेसिकली स्ट्रेस आपका जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हो रहा है, वो आपका स्ट्रेस बनता है. ठीक है. सो बेसिकली स्ट्रेस इज रिजल्ट ऑफ केमिकल या इमोशनल प्लस फिजिकल फैक्टर्स. जो आपका जो मेंटल क्या लिखा है मैंने, अनरेस्ट, हाँ, जो आपका मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल नहीं रहता, उसकी वजह से आपका ये दोनों चीज़ों की वजह से आपका स्ट्रेस होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिलीज ऑफ न्यूरोकेमिकल एंड हार्मोन विच एक्ट्स और रिस्पॉन्स. ठीक है. सो बेसिकली जब कोई स्ट्रेस होता है तो आपका जो न्यूरोकेमिकल्स और हार्मोन्स है वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको और इरिटेटेड फील होता है और आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड आपको फील होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज GAS विच इज़ जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम. अच्छा, एक और बात, ये जो पूरी DGC3 है इसमें हम पूरा टाइम मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, और उससे भी ज़्यादा हम इसमें डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन और ये सब एंजाइटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, और उनके सिम्टम्स वगैरह बताऊंगी मैं आपको. तो कहीं भी तुमको ऐसा लगे कि ये तो तुम ही हो और उसको अपने आप पे रिलेट करके अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. सिर्फ दो तीन सिम्टम मैच करने से तुमको वो चीज़ नहीं होती है. और एज ए ह्यूमन हमारी ट्रेट होता ही है कि अगर कुछ हमको नेगेटिव लग रहा है तो वो हम उसको अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं. जैसे डिप्रेशन में अगर मैं बोलूँगी कि उसमें बहुत नींद आती है, तो जो तुम में से कुछ सोचड़े होंगे वो बोलेंगे अरे मुझे तो डिप्रेशन है और मुझे बहुत नींद आती है. तो ऐसा मत सोचना. मूविंग ऑन, GAS इज जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम. सो इसमें क्या होता है, अडेप्टेशन सिंड्रोम ये कहता है कि आप 3 तरीके से स्ट्रेस में रिएक्ट करते हो. सबसे पहले होता है आपका अलार्म रिएक्शन, मतलब कि आप जो स्ट्रेस है उसको पहले फर्स्ट काउंटर में ही सामना करते हो उसका. जो आपके हार्मोन्स होते हैं, आइदर यू आर देयर फॉर फाइट और फ्लाइट. फाइट मतलब आप उससे लड़ोगे, और फ्लाइट का मतलब है आप एस्केप करने की कोशिश करोगे. सेकेंड इज रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस दिखाओगे जो आपका स्ट्रेस है उसके थ्रू. और थर्ड इज एग्जॉशन, जब आप रेजिस्टेंस दिखा के थक जाओगे तो थर्ड लेवल आता है आपका एग्जॉशन, जिसमें आपकी जो बॉडी है उसमें फिजिकल चेंजेस प्लस हार्मोनल चेंजेस होते हैं. जैसे कि हार्मोनल में आपका डायबिटीज, अल्सर, BP, अस्थमा, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं. ठीक है. फिर है अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस. सो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 2 तरीके का होता है जो स्ट्रेस होता है. जो प्राइमरी होगा वो शॉर्ट टर्म रिस्क होता है. जो आपका स्ट्रेस है इसमें आप कोशिश करते हो कि आप कोप कर पाओ स्ट्रेस से फ्लाइट और फाइट मोड के जरिए. बट अगर वो स्ट्रेस आपसे नहीं संभलता है तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चला जाता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर मेथड चूज करना पड़ेगा उसको कोप करने के लिए, उससे डील करने के लिए. अदरवाइज वो डेडली भी हो सकता है. ठीक है. देन वी हैव टाइप्स. सो 3 तरीके का होता है ये, एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस. जो एक्यूट स्ट्रेस होता है इट इज़ वेरी टेम्परेरी, जो हमारा डेली लाइफ की भसड़ है वो सब. अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर सामने आ जाए, ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाए, या आपको फ़ोन आपका नीचे गिर जाए, या पानी ख़त्म हो जाए टंकी में, या समझ जाओ. और जो आपका एक्यूट स्ट्रेस है ये मैनेजेबल होता है, मतलब थोड़ा देर की बात होती है, टाइम की बात होती है. और सिम्टम्स इसके होते हैं इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, अगर आपको फ़ोन नहीं मिलता अचानक से, इंक्रीज ऑफ BP, हेडेक, एंग्री, क्राई. ठीक है. फिर है एपिसोडिक एक्यूट सिंड्रोम. ये विद इन अ टाइम पीरियड होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर देन अ डे एंड लेस देन अ पूरा जो आपका सिचुएशन है 1-2 साल. और इसमें होता है, ये आपको कब होता है, जब आपका सिचुएशन विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए आप पैनिक करना शुरू करते हो. इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, इंसोम्निया, फैटिग, डाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है. थर्ड इज क्रॉनिक स्ट्रेस विच इज सिचुएशन नॉट इन हैंड और कंट्रोल, जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. इसका सिम्टम है मेंटली डिस्टर्ब्ड, फ्रस्ट्रेशन, लो टॉलरेंस और मेंटल इलनेस. और जो इसमें स्ट्रेस है वो क्रोनिक बन जाता है. क्रोनिक मतलब फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. ठीक है. इसके सिम्टम्स है ग्राइंडिंग टीथ, ट्रेमर्स, कन्फ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस, ओवर ईटिंग, अल्कोहलिज्म. ठीक है. सो एज टू डील विद द स्ट्रेस आप ये सारी चीज़ों में पड़ जाते हो.
देन वी हैव सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स। सो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या हैं, अनहेल्दी बॉडी कंडीशन, जो आपका हाइपरटेंशन है, हाई बीपी या ओबेसिटी है, ये सारे की वजह से आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। और इनकी वजह से आपको लोअर बैक पेन हो सकता है, प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, आपको अर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेकेंड इज एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। अगर आपकी लाइफ में एकदम से कोई ऐसा लाइफ इवेंट हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल ट्रॉमा आ गया, या फिर आपका डाइवोर्स हो गया, या फिर समवन डाइज इन योर। और फिर है डेली हेजल्स, जो भी डेली के काम में आपका एकदम से कुछ अटक जाता है कि नहीं हो रहा है, और या फिर होगा ही नहीं कभी भी, और या फिर ओवरलोड कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके आसपास जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। सो एनवायरनमेंट में उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ता है। फिर है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, जिसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है, डिफरेंट तरीके से आप सिचुएशंस पे रिस्पॉन्ड करते हो। तो आपका फाइट और फ्लाइट मोड होता है इसमें, कि अगर आपको उससे लड़ाई करनी है या फिर आपको सिचुएशन एस्केप करनी है, कैसे करोगे। और इसमें फिर ये 3 तरह का होता है आपका जो साइकोलॉजिकल है। टाइप ए पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर पैटर्न, जिसमें आप इम्पेशेंट होते हो, हार्ड ड्रिवन होते हो, हॉस्टाइल थॉट्स होते हैं आपके, मतलब आप टिक के नहीं बैठने वाले होते हो, कॉम्पिटेटिव होते हो, ऑलवेज इन हरी, हाईली मोटिवेटेड, एम्बिशियस, ठीक है। तो अगर आप ऐसे हो तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो आपका बेसिक पर्सनालिटी टाइप है वो थोड़ा हसल करने वाला है, और उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं, ठीक है। सो इसमें हार्ट रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा होती है चांसेस, क्योंकि अगर आपका बिजनेस अप जा रहा है तो इट्स गुड, बट व्हेन इट गोज डाउन सो आपकी फटके चार हो जाती है। नेक्स्ट इज हार्डीनेस इन पर्सनैलिटी। इट इज़ द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आपका कंट्रोल होता है अपनी लाइफ पे, बिलीव टू टेक प्रॉब्लम्स एज चैलेंजेस, और आपको पसंद होता है बसड़ में पड़ना। सो यू आर हॉस्टाइल, इम्पेशेंट एंड मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस, ठीक है। फिर है परसीव्ड लैक ऑफ कंट्रोल। इसमें है कि आप यू कांट कंट्रोल एनी रिस्की सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल, इफ समवन ड्रोव एन एक्सीडेंट हैपन, नेक्स्ट टाइम यू विल बी स्केयर्ड टू सिट इन कार। अगर कोई और चला रहा है, मतलब कि आपने किसी को देख लिया कि कोई ड्राइव कर रहा था और उसका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरह, यू वर देयर, आप देख रहे थे, तो आपको अगली बार जब आप अपनी गाड़ी बैठोगे और आपका ड्राइवर चला रहा होगा तो आपको सेकंड थॉट्स आएंगे रिगार्डिंग कि समवन एल्स इज ड्राइविंग एंड आई शुड ड्राइव इट ऑन माई ओन। सो आपका दिमाग खराब होगा, वही मतलब सेम सिचुएशन आपकी आंखों के सामने बार बार आएगी। सो इसके बाद आते हैं सोशो कल्चरल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जैसे कि अगर पॉवर्टी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप मान लो एक स्टेट से उठ के दूसरी स्टेट में आए हो, एकदम ही कल्चरल डिफरेंसेस आ गए हैं। सो उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप अपने लोगों में नहीं फील करोगे कि आप अपने लोगों में हो, तो उससे आपको स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। पॉवर्टी में तो भाई अंधा स्ट्रेस है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो, मोस्टली वीमेंस के साथ ही होता है कि इफ़ यू वांट्स टू डू अ सर्टेन जॉब और वहाँ पे मैन डोमिनेटिंग है तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती है जो स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। फिर है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, जिसमें आ जाता है आपका लाइफ इवेंट कोई हो गया, या वर्क प्लेस है आपकी और दिमाग खराब है, फाइनेंस आपका आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या रिलेशन आपके अच्छे नहीं चल रहे। सो ये एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स में आते हैं। उसके बाद है इंटरनल, क्या क्या होते हैं। इंटरनल में आ जाता है जो आपकी खुद की अंदर जो आपकी इनएबिलिटी है, या आपको पेसिमिस्ट हो आप, या नेगेटिव सेल्फ टॉक रखते हो अपने से, या फिर आप परफेक्शनिज्म इतने ज़्यादा हो कि आपके कोई काम पूरा ही नहीं हो पाता है, और यू आर अनरियलिस्टिक, यू हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो ये आपके इंटरनल स्ट्रेसेस में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या हो सकता है स्ट्रेस के। सो कॉग्निटिव, मतलब कि मेंटली क्या क्या होगा, memory difficulty, attention या concentration issues, poor judgmental skills, you will be focusing more on the negative factors, your anxiety level will be high and you will always be worried. इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा, इरिटेशन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, यू विल नॉट फील रिलैक्स, फीलिंग ओवरवेल्म या लोनलीनेस लगती है, डिप्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। फिजिकल क्या होंगे आपके कॉन्सिक्वेंसेज, फिजिकली आपको पेन होगा, चेस्ट या फिर रैपिड हार्ट बीट होगी, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, फ्रीक्वेंट कोल्ड या फ्रीक्वेंटली कोल्ड होगा आपको, या फिर आपको डायरिया होगा या कॉन्स्टेंट होगा, या फिर आपको नॉजिया और डिजीनेस होगा, ठीक है। सो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, डिस्टर्ब ईटिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, आइसोलेशन, या फिर आपका बिहेवियर शाय रहेगा, या फिर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और यूजिंग अल्कोहल या सिगरेट, और नर्वसनेस, नेल बाइटिंग वगैरह जो ट्रेमर्स वगैरह आते हैं आपको बिहेवियर में दिखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपको स्ट्रेस होता है। सो इसमें एक और बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो सभी को होता है, ठीक है। सो
सो अपने से रिलेट मत करना। अगर बेसिक लाइफ में जो होता है वो मोस्टली हमको एक्यूट स्ट्रेस ही होता है, और एक्यूट स्ट्रेस से हम डील कैसे करते हैं उसी से डिपेंड करता है कि वो जो आपका स्ट्रेस है वो एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस बनेगा या क्रोनिक स्ट्रेस बनेगा, ठीक है। सो ये आपके ऊपर होता है, और जो आपका सबकॉन्शियस है वो काफ़ी पावरफुल होता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो, अपना पॉजिटिव तरीके से अपने दिमाग से बात कर रहे हो और कोई भी सिचुएशन को नेगेटिव एक्सपेक्ट में नहीं तोल रहे हो, तो आप एक्यूट स्ट्रेस को जल्दी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो आपका पास्ट की प्रॉब्लम है वो आपको प्रेजेंट को परेशान करती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ यू कैन कोप विद द स्ट्रेस इफ यू हैव। सो फर्स्ट इज यू कैन डू एक्सरसाइज डेली, देन फिजिकल एक्टिविटी, देन रिलैक्सेशन। गाने भी सुन सकते हो। आसान कैसे है, ओशो जैन के गाने बहुत मस्त होते हैं। सो ओके, और यू कैन डू मेडिटेशन, or you can do autogenic training, which is awareness about your body, what your body wants, what your body feels, or where your body feels comfortable, या फिर एंजाइटी किस किस वजह से होती है आपकी बॉडी को। देन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, देन योगा, सोशल सपोर्ट, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको स्ट्रेस है वर्क प्लेस में, आप काम पे लेट पहुँच रहे हैं, काफ़ी चीज़ें, आपका बेबी भी है तो आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है और वर्क रूटीन, तो आप टाइम मैनेजमेंट फोकस कर सकते हो। देन रैशनल सेल्फ टॉक, हवा में नहीं रहना है, रैशनली बात करनी है, लॉजिकल होना चाहिए आपकी बात, प्रैक्टिकल होनी चाहिए आपकी बात, जो आप इम्प्लाई कर सकते हो, और प्रॉपर सेट ऑफ गोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनरियलिस्टिक गोल्स रख रहे हो, रैशनल रखोगे तभी आपका फ़ायदा है। और ऑप्टिमिज्म आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका जो थिंकिंग है, और पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके, सो यूनिट 1 इज डन, नाउ वी विल मूव ऑन टू यूनिट 2। सो यूनिट 2 इज डायबिटीज mellitus. Okay, so it is a degenerative physical condition where your insulin drops, which is important for blood sugar, ठीक है। so basically इसमें क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है तो आपको पता होगा कि इंसुलिन क्या होता है। उसमें क्या होता है, जो आपका शुगर लेवल होता है ना, शुगर आपका होना चाहिए ऑलमोस्ट अराउंड लगभग 100 से लेकर 200 तक का ना ऑलमोस्ट ठीक ठाक होता है, कि मतलब हाँ सही चल रहा है आपका शुगर, बेसिकली मतलब 150, 160, 170 सही चल रहा है, ठीक है। बट अगर आपका शुगर 100 से कम हो रहा है और 30-40 इज़ अलार्मिंग, 30-40 बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होता है। उसमें जो इंसान है उसको एकदम नींद आने लग जाती है, मतलब अंधा सो रहा होता है, पड़े पड़े सो जाता है, ठीक है। सो आपको पता भी नहीं चलेगा, इफ़ योर शुगर लेवल ड्रॉप्स बिलो 30 और 40 यू मे डाई, ठीक है। सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पेरेंट्स हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अभी जो भी मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं वो उनकी एज अराउंड 20 से लेके 30, 35, 40 तक, मैक्स 40 तक होगी, ठीक है। सो जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनकी एज अराउंड आपके 50 से लेके 70 तक की हो सकती है। सो इसमें बीपी और शुगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, मतलब बीपी और शुगर से ही मैक्सिमम जो डेथ्स होती हैं वो हो जाती हैं। सो अगर आपका बीपी और शुगर मॉनिटर रहेगा आपके पेरेंट्स का तो उनका बेटर रहता है जो हेल्थ है, ठीक है। सो फर्स्ट तो आपका है स्टेप कि सबसे पहले ना बीपी और शुगर की मशीन रखो घर में, ठीक है। बीपी और शुगर की मशीन आती हैं, लास्ट में मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी और उसमें मैं दिखा भी दूँगी कि उसको मेजर कैसे करना होता है। सो बीपी अगर आपका 120 है ऊपर वाला लिमिट और नीचे वाला आपका 80 है, ये आपका बेसिक आइडियल ब्लड प्रेशर माना जाता है। और अगर आपका जो नीचे वाला है वो आपका 90 अबव है तो आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, हाई रेट पे होता है। इसमें हाइपोटेंशन होता है और हाइपरटेंशन होता है। सो हाइपोटेंशन इज़ व्हेन योर बीपी इज़ लो देन द नॉर्मल बीपी जो आपका रेट है, ठीक है। सो अगर आपका 120-80 से नीचे आता है इट इज़ हाइपोटेंशन, और अगर आपका 140 से अबव, 150 से अबव है, 170, 180 जाता है ऊपर वाला, सो इट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। सो ये दोनों ही कंडीशंस आपको चेक रखना होता है दोनों कंडीशंस पे। और जहाँ तक शुगर की बात है, तो अगर आपका शुगर 30-40 चला गया है, बहुत डाउन है, ऐसे में क्या होता है आपको चक्कर आने लग जाएंगे और आप एकदम से सोना चाहोगे और आपकी बॉडी एकदम से मतलब रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, ठीक है। सो अगर आपके पेरेंट्स का जो शुगर है वो 80-70 जा रहा है, नीचे जा रहा है, सो तो आपको फटाफट से क्या करना है, शुगर घोलनी है वार्म वाटर में। फटाफट से पहले तो सीधा आधे चम्मच या तो मुंह में डाल दो अगर वो खा पा रहे तो, और अगर नहीं खा पा रहे हैं सीधा आधे चम्मच गर्म पानी में डाल के उनके ब्लड में मतलब मुंह में डाल दो। उससे क्या होगा, उनके ब्लड में वो शुगर काफ़ी जल्दी घुलेगा और उनका शुगर काफ़ी जल्दी ऊपर आएगा, ठीक है।
और अगर उनका जो शुगर है, शुगर लेवल है वो ऊपर है, मोर देन 200 है या मोर देन 180 है, उसके लिए क्या होता है, इंसुलिन के शॉट्स आते हैं, इंसुलिन बॉटल में आता है, उसमें इंजेक्शन फिल करते हैं और उससे आपका जो पेशेंट है उसको बिफोर ईटिंग द फूड उनको वो इंजेक्शंस लगते हैं, जैसे उसकी लिमिट होती है, आइदर यू कैन टेक 1 और 2 और 3, जो भी व्हाट्सएवर पेशेंट पे डिपेंड करता है। सो वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन डालता है, आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन डालता है, जिससे जो आपका शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जहाँ तक बीपी की बात है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो एक एमटास 5 टैबलेट आती है, आप उनको वो दे सकते हो, उससे बीपी आपका नॉर्मल रहता है। और अगर आपका बीपी लो है तो कॉफ़ी बहुत बढ़िया रहती है, फटाफट से कॉफ़ी का शॉर्ट ब्रेक बना के, तो उससे आपका बीपी स्पाइक कर जाएगा, ठीक है। ओके, सो इन नॉर्मल पर्सन जो पैनक्रियाज होते हैं वो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं टू कीप द शुगर लेवल अप और डाउन, ठीक है। बट डायबिटीज़ में क्या होता है, जो आपका पैनक्रियाज है वो बनाना बंद कर देते हैं और इसीलिए हमको इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका पैनक्रियाज है दे कांट टेक द ग्लूकोज आउट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सो इसमें हमको इंसुलिन को बाहर से इंजेक्शन से लगाना पड़ता है। सो ये 2 तरह का होता है, फर्स्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट जुवेनाइल डायबिटीज़ और सेकंड होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, ठीक है। सो टाइप 1 में क्या होता है, जो आपका ये शुगर है वो जेनेटिक होता है, इसमें बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन होती है, तो आपका जेनेटिक फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है वो ब्लड में घुलता रहता है, ये आप प्यूबर्टी या एडोलेसेंस या एडल्टहुड में देख सकते हो। गाना तो काफ़ी तेज है, कम हो जा, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। सो इसके सिम्टम्स हैं ग्रेट हंगर, थर्स्ट, वेट लॉस, वॉमिटिंग, रिकरेंट या अनड्यू यूरिनेशन और नॉजिया, ठीक है। और दिस कैन लीड टू हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये पता नहीं क्या है, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक, डेथ, ठीक है। सो शुगर और बीपी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेथ का कारण भी बन जाते हैं। और इसमें वर्स्ट बात ये होती है कि हमको पता भी नहीं लगता, और ये काफ़ी माइन्यूट चीज़ें होती है, बहुत ईजी, मतलब आप इजीली चेक रख सकते हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से आपका कोई अब डियर वंस लूज़ कर जाओ, ठीक है। देन इट इज़ टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। सो 90% पीपल को टाइप 2 होता है, विच इज़ जिसमें 80% में ओबीज होते हैं, मिडिल एज के। सो इसमें क्या होता है, आप ओबेसिटी में वैसे ही आप ज़्यादा खाना खाते हो, प्लस सरप्लस कैलोरीज आपको लेनी होती नहीं, मतलब आपके पास में सरप्लस कैलोरीज होती हैं विच एक्ट एज अ बैरियर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, और देयरफॉर जो पैनक्रियाज होते हैं दे कंटिन्यू टू जनरेट इंसुलिन बट बॉडीज सेल रेजिस्ट इंसुलिन, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ओबेसिटी प्लस हाई शुगर आपका जो इंसुलिन का रिसेप्टर है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। सो इंसुलिन इनिशिएट्स चेंज ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन या फैट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अगर आपको फिर वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपको कैलोरी अपनी नीचे करनी पड़ेगी। अगर आप अपना कैलोरी इनटेक कम रखोगे तो आपका जो इंसुलिन रिसेप्टर सेल है वो काम करना शुरू करेगा, वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो आपका इंसुलिन मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपका वेट लॉस आप नहीं कर रहे हो, अगर आप मोटे होने पे लगे हुए हो और कैलोरीज भर के खा रहे हो, तो आपका जो कैलोरी इनटेक है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो आपका इंसुलिन है विच रिसेप्टर सेल है वो कम डिक्रीज होता जाएगा, कम काम करेंगे, उसकी वजह से आपका जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा, ठीक है। ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रही मैं। सिम्टम्स क्या है इसके, मे हैव विदाउट नोइंग मैनी ईयर्स, इसका पता नहीं चलेगा आपको, मे बी आपको ये होगा और आपको पता नहीं चलेगा, बट बाद में जब आप एज हो जाएगी आपकी, क्योंकि अगर आप एडोलेसेंस में हो तो आप वॉक वगैरह कर लेते हो, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ओबीज आपका ऊपर नीचे हो जाता है, बट एज यू ग्रो ओल्डर आपका वॉकिंग वगैरह कम हो जाता है, बैठे रहते हो, तब वो एकदम से स्ट्राइक कर सकता है आपको, ठीक है। You can also develop hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome. जी सिम्टम्स क्या है, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, नर्वस डैमेज, ऑफ कोर्स यही होगा और क्या होगा। और इसके कॉज क्या है, हाई बीपी, हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड फैट लेवल, डायबिटीज, या फिर और गिविंग बर्थ टू बेबीज मोर देन 9 पाउंड्स, हाई फैट डाइट, इंक्रीज ऑफ एल्कोहल इनटेक और ओवरवेट, ठीक है। सो अगर आपको हाई बीपी है, या फिर आपका जो ये फैट लेवल है ज़्यादा, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपका बेबी आप 9 पाउंड से ज़्यादा का बेबी आपका जन्मा है, या फिर आपका डाइट काफ़ी ज़्यादा फैटी है, या फिर आपका एल्कोहल इनटेक काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो, दीज
आर द कॉजेज विच कैन कॉज डायबिटीज़ इन यू। ठीक है, बेसिकली अगर आप काफ़ी ज़्यादा मोटे हो या फिर आपने शुगर इंटेक या फिर कैलोरी इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है और अल्कोहल भी। ठीक है, सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो सेल्फ केयर एट होम, अपने डाइट पे फोकस रखो, प्लस अपने एक्सरसाइज पे फोकस रखो, नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग, चिका। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, अपने ब्लड ग्लूकोज पे ध्यान दो, और मेडिकेशंस मतलब आपको दवाइयाँ, वही जो इंसुलिन वगैरह आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या है? आपको वेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, कंट्रोल्ड ग्लूकोज कंजप्शन, ड्रिंक H2O, नो टोबैको कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट इज कैंसर। तो कैंसर इज़ अ क्लस्टर ऑफ न्यूमरस डिजीजेज, एंड इसमें क्या होता है? आपका जो एटिपिकल सेल होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसकी, जो ज़्यादा मास में अगर बन जाए तो वो ट्यूमर क्रिएट कर सकता है। और जो ट्यूमर होता है वो दो तरह का होता है, नॉन कैंसेरियस और कैंसेरियस। ठीक है, सो जो नॉन कैंसेरियस होते हैं उसको हम बेनिगन कहते हैं, और जो कैंसेरियस होते हैं उसको मेलिग्नेंट कहते हैं। ठीक है, सो इस वाले में क्या होता है? इसमें जो आपका जो कैंसर का एक जो खराब सेल होता है वो अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है नियर बाय टिश्यूज या ऑर्गन्स को। ठीक है, सो इसीलिए उसको कैंसेरियस कहते हैं। जो नॉन कैंसेरियस है उसमें आसपास वालों को अटैक नहीं करता है। सो इफ़ इट इज़ फाउंड ऑन इनिशियल लेवल इट इज़ ईजी टू क्योर, अदरवाइज नॉट। सिम्टम्स क्या क्या है? ये ना पेज नंबर 69 पे काफ़ी सारे सिम्टम्स दे रखे हैं हर तरह के कैंसर को, तो मैं लिखते लिखते मुझे मतलब सेंस नहीं लगी इसको लिखने की। मतलब आपका जो लंग सिम्टम्स क्या क्या है? जैसे अगर आपका लंग्स का कैंसर है, सो यू विल हैव परसिस्टेंट कफ, ब्लड इन कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपका ब्रेस्ट में है तो आपको लंप फील होगा, चेंज ऑफ शेप, या फिर निपल में आपका डिस्चार्ज आएगा, या फिर रेक्टम है तो चेंज इन बाउल हैबिट। छी, समझ जाओ। 69 पे इफ़ यू वांट टू सी, आप 69 पेज नंबर पे देख सकते हो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं जो पर्टिकुलर आपका है। इसको पढ़ के मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा था। सो हाउ यू कैन कोप विद इट, ये थोड़ा ठीक रहता है। यू हैव टू कंट्रोल योर वेट, और नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग ऑफ कोर्स, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट और पेट्रोलियम, हाई फाइबरस फूड्स खाओ, लो फैट फूड खाओ, मिनिमम स्मोक्ड फूड खाओ। ठीक है, स्मोक फूड अच्छा नहीं होता है। सम वार्निंग साइंस, इफ़ यू हैव कैंसर और इफ़ यू आर थिंकिंग दैट you might have cancer, so change in bowel या bladder habits, sore isn't healing, unusual bleeding, अगर आपको जो सोर है वो हील नहीं कर रहा है। कैंसर में बेसिकली आपका जो ये कोई भी अगर चोट वगैरह वो हील नहीं करेगी, क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी धीरे जाती है, क्योंकि जो कैंसर है वो जो टिश्यूज़ या ऑर्गन है जो ख़राब नहीं है उनको भी अटैक करना शुरू कर देता है इफ़ इट इज़ कैंसेरियस। ठीक है, थिकनिंग ऑफ ब्रेस्ट, इरिटेटिंग कफ, अनएक्सप्लेनेबल वेट चेंज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एड्स का क्या है। सो एड्स आई हैव रिटन इन माई डायरी। सो इट इज़ योर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड इसमें क्या होता है? बेसिकली जो आपका इम्यून सिस्टम है इज़ ग्रेजुअली वीकेंड एंड इवेंचुअली डिसेबल्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस विच इज़ HIV। सो इसमें क्या है? AIDS का फुल फॉर्म है। जो ए का मतलब है एक्वायर्ड, जिसका मतलब है विच इज़ टेकन फ्रॉम सम बॉडी एल्स एंड देर इज़ नो जेनेटिक इनहेरिटेंस, एंड I इज़ इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम बिकम्स सो वीक दैट बॉडी बिकम्स अनेबल टू फाइट डिजीज। बेसिकली इसमें क्या होता है? अलग अलग आपकी जो बॉडी होती है उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उस पर अलग अलग तरीके से जो डिजीज़ होती है वो एक्ट करती है, और एक साथ काफ़ी जो आपकी डिजीज़ हैं वो आपकी बॉडी पर अटैक करती हैं और आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। ऐसे इज योर सिंड्रोम व्हेन ग्रुप ऑफ डिजीजेज आर प्रेजेंट एंड अ पर्सन इज अनेबल टू कोप विद इट। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? जो आपका बेसिकली HIV का वायरस है वो अटैक करता है आपके इम्यून सिस्टम पे विच ट्राइज टू फाइट, और बट सिस्टम अगर वीक होता है, जो T सेल्स हैं जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रक्षक कहते हैं जिनको, दे एक्टिवेट होते हैं वो इम्यून सिस्टम में। सो T सेल्स दो तरह के होते हैं विच इज़ CD4 प्लस T हेल्पर्स। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होता है? जो आपका सेल है HIV आपका सेल होता है उसमें आपका HIV वाला अटैक करता है, जिससे जब वो डिवाइड होता है तो ऑफकोर्स आपके सेल्स जो डिवाइड होते हैं, तो ऐसे डिवाइड होते होते वो मिलियंस में आ जाता है, और मिलियंस में जो आपका सेल है उसके अंदर जो आपके HIV के सेल हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, देन जो मेन क्वेश्चन इज इफ़ इट इज़ नॉट जेनेटिक देन हाउ डज इट ट्रांसमिट्स। सो इफ़ यू हैव अ अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो आपको एड्स हो सकता है। बॉडी ब्लड एक्सपोजर, अगर आप किसी का कुछ भी यूज़ कर लेते हो शेव करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, सो
आपका वहाँ से हो सकता है ये, या ब्लड टेस्ट में अगर आपका जो सिरिंज है वो, या फिर टैटू में निडल आपकी गलत यूज़ हुई है मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह में। और इट डजंट स्प्रेड थ्रू स्वेट, टीयर्स और सलाइवा, दैट मीन्स यू कैन ईट विद द पर्सन हु इज़ हैविंग HIV। एंड मदर टू बेबी भी इसमें ट्रांसमिशन हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट पीपल विच विद HIV एसिम्टोमेटिक होते हैं 8 से 10 ईयर तक में, उनको पता नहीं चलता है। उसके अलावा HIV इन्फेक्शंस जो होते हैं आपके, इसका एक विंडो पीरियड होता है जिसमें इसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो साइलेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको, वही जो मैंने बताया कि 8 से 10 या 5 मतलब 8 साल तक इसमें पता नहीं चलता है कि आपको HIV एड्स है। सो मेजर इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्रोनिक या फिर रिकरिंग डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ, फैटिक, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया आपका, और ये डिमेंशिया धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वेट लॉस 10% ऑफ द बॉडी वेट, एंड ये भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। माइनर सिम्टम्स क्या है? ओरल थ्रश, रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, सीवियर सेवोरिया डर्मेटाइटिस एंड निमोनिया। सो डायग्नोसिस HIV एड्स का कैसे कर सकते हो? इट डिटेक्ट्स द एंटीबॉडीज ऑफ वायरस और जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA ऑफ HIV इन ब्लड, ठीक है। इट प्रेजेंट, दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव, ठीक है। उसके अलावा ये 3 तरह के टेस्ट हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे विच इज़ एंटीबॉडीज ऑफ HIV ऑफ कोर्स टेस्ट करता है। अगर आपकी प्रेजेंट है तो आपका टेस्ट दोबारा रिपीट करता है। एल्सा नेगेटिव, अगर इसमें भी पॉजिटिव आता है तो आपको पक्का है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर डाउट हो जाता है तो उसके बाद आता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट विच इज़ डन आफ्टर 2 पॉजिटिव्स, मतलब अगर आपके दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मे बी नेगेटिव हो सकता है, तो उसके बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं टू कंफर्म द एलिसा टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद थर्ड टेस्ट आता है आपका पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, फाइंड्स अदर RNA ऑफ HIV, या फिर HIV DNA पॉजिटिव है तो आपका ये टेस्ट कंफर्म कर देता है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है तो इसीलिए ये एक्यूरेट जानकारी भी देता है। What are the misconceptions regarding AIDS? That it can cause through casual contacts, a handshake, a sneeze या उसका यूटेंसिल यूज़ करके। Having HIV means you have AIDS, जो ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपको HIV आपको एड्स भी है, जैसे कि जिसमें क्या होता है जो आपका सेल काउंट है वो ड्रॉप्स टू 200 और अदर डेफिशिएंसीज भी होने लग जाती हैं, ठीक है। HIV इन्फेक्टेड है फ्यू ईयर्स के लिए, वैसा नहीं है। और इसमें HIV ऑलवेज शो सिम्टम्स, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें वीक्स और साल भी लग जाते हैं। और ओनली वे टू टेस्ट इज़ इफ़ यू हैव HIV और नॉट इज़ टू गेट टेस्टेड। HIV कैन बी क्योर्ड, इसका कोई क्योर नहीं है, बट हम उसका ट्रीटमेंट से उसका जो वायरस लेवल है उसको हम कम कर सकते हैं। HIV कैन नॉट अफेक्ट मी एंड माई फैमिली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे भी हो सकता है सेक्स इज सेफ एंड बोथ पार्टनर्स हैव HIV, नो इट इज़ नॉट सेफ। यू कैन हैव अ बेबी इफ यू आर HIV पॉजिटिव, ये भी मिसकंसेप्शन है। यू कैन हैव अ बेबी, आपका पहले HIV रीड होगा, उसके बाद आपके बेबी में ऑलरेडी वो डाल देते हैं। जैसे अगर आप में पॉजिटिव आ रहा है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपके या तो बेबी को इंजेक्शन लगते हैं या फिर आपको लगते हैं, ठीक है। सो उसके बाद काउंसलिंग की बात करी हुई है, बट ये मास्टर से लेवल है तो इसलिए हम उसमें जाएंगे नहीं, बस एड्स का बेसिक पूछा हुआ आपसे बस। ओके, सो योर यूनिट 2 इज़ डन। नाउ विल मूव ऑन टू यूनिट 3। यूनिट 3 इज़ एक्सरसाइज, मतलब अपने आप भी लिख के आ सकते हो इसमें, तो गाना चेंज करना पहले। ओके, सो एक्सरसाइजेज ये आप इसके बारे में भी लिख के आ सकते हो, और एज आ इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख के आ सकते हो। एक्सरसाइज हमें कैसे हेल्प करता है? सो एक्सरसाइज हमको हेल्प करता है ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ करने में, हार्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में, रेस्टिंग हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने में, BP और ओबेसिटी कंट्रोल करने में, लॉन्गिटिविटी मतलब लाइफ बढ़ाने में, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल लेंथ को डिक्रीज़ करने में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज़ करने में, नेगेटिव मूड को डिक्रीज़ करता है, रिस्क टू कैंसर डिक्रीज़ करता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सो बेसिकली इट हेल्प्स ऑल इन ऑल। देन योगा इज मेंटल प्लस स्पिरिचुअल प्लस फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स टू बाइंड टुगेदर। योगा का मतलब होता है टू बाइंड टुगेदर, और इसमें जो आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह इसको कहते हैं। सो ये सब योगा के अंदर आता है। देन आपका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है इनको करने का? इट इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, हेल्प्स टू ईज योर माइंड, डेवलप सेल्फ कॉन्शियसनेस, कनेक्ट्स विद इनर सेल्फ और रिलीजेस टेंशन। इसके आउटकम क्या होंगी? फिजिकली इफ़ यू डू योगा और एक्सरसाइज, आपका काइनेस्थेटिक कंट्रोल आपका अच्छा होता है, आप स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी गेन करते हो, बॉडी कोऑर्डिनेशन आपका मेंटेन होता है, कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट मिलता है, मसल रिलैक्सेशन मिलता है, कोर आपका स्ट्रांग होता है,
मेंटली यू इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, थिंकिंग प्रोसेस बेटर होता है, सेल्फ स्टीम बेटर होता है, टॉलरेंस पावर इंक्रीज होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, फीलिंग ऑफ सेंस कंट्रोल ऑफ सेल्फ, एग्रेशन कंट्रोल होता है, स्ट्रेस मैनेज कर पाते हो, सोशल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्पेक्टफुल होते हो, डिसिप्लिन होते हो, स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन का सोशल बढ़ते हो, इंटरेक्टिव पर्सनैलिटी दिखती है, ठीक है। योगा वर्सेस एक्सरसाइज, सो योगा इज़ नॉट दैट मच ऑफ फिजिबल मूवमेंट, इट इज़ बेसिकली यू लेइंग डाउन एंड डूइंग समथिंग विद योर नोज, सांस कंट्रोल वगैरह करते हो। एक्सरसाइज में आपको विजुअल मूवमेंट्स होती हैं। योगा इज सिंगल स्लो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज इज सीवियर बाउंसिंग एंड स्ट्रेचेज, धूम धड़ाका। योगा इज रिलैक्सेशन, बैलेंस, सेल्फ कंट्रोल। एक्सरसाइज इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, ठीक है। टाइप ऑफ रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन प्रोसीजर, मेडिटेटिव मसल रिलैक्सेशन प्रोसीजर, आइसोमेट्रिक मसल रिलैक्सेशन प्रोसीजर, ठीक है। इसको पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, आप बना लेना। वैसे भी 100 में से 100 थोड़ा लाने हैं, 100 में से 40 आ जाए, 60 70 भी चलेंगे। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक था एक्सीडेंट प्रिवेंशन, मतलब समझ नहीं आया मुझे, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक्सीडेंट प्रिवेंशन टॉपिक डाला है, क्यों डाला है, और उसके कॉजेज़ भी बता रखे हैं कि केयरलेसनेस की वजह से होता है, इनएक्सपीरियंस से, एटीट्यूड की वजह से, हमारा एटीट्यूड से ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मज़ा ही आ गया बढ़ के। फिर बता रखा है मेंटेन कैसे कर सकते हैं वेट को, डाइट से कंट्रोल रख के, कॉज ऑफ ओबेसिटी, लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल, फालतू। देन वी हैव यूनिट 4 विच इज़ ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़। ख़त्म कब होगा, फिर ख़त्म, ठीक है। इसकी कैटेगरीज हैं, सो स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स, हेलुसिनेशन और सब्सटेंस अब्यूज़। सो इट इज़ अ 4 टाइप्स, ड्रग्स आर 4 टाइप्स। सबसे पहले आपके आते हैं स्टिमुलेंट्स विच स्पीड अप द नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, यू कैन स्टे अवेक फॉर लॉन्गर टाइम, जो रेड बुल काम करती है वही, बट रेड बुल ड्रग नहीं है। डिप्रेसेंट्स हैं, आपका बॉडी फंक्शन स्लो डाउन कर देते हैं, चिल करते हो तुम, रिलैक्स करते हो, स्लो करते हो, स्लीपीनेस आती है। फिर है हेलुसिनोजेंस which help you to feel dream like या distorted images या perceptions, ठीक है। Then you have substance abuse which is persistent use of substances, ठीक है। उसके बाद दिखा रखा है अल्कोहल और स्मोकिंग के नुकसान क्या क्या होते हैं। सो इट इज़ इंटरवेंशन ऑफ अल्कोहल अब्यूज़, कैसे कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल, ये बेसिकली दोनों में कर सकते हो। अगर अल्कोहल और स्मोकिंग करते हो आप, सो आप कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग ले सकते हो, एसर्टिवनेस ट्रेनिंग ले सकते हो, किसी को ना कैसे करना है, रिफ्यूजल ट्रेनिंग ले सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग ले सकते हो, मतलब हमेशा आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दारू पीना, सुट्टा लगाना नहीं होगा, आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। कॉग्निटिव थेरेपी ले सकते हो, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग ले सकते हो, सोशल सपोर्ट, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग ले सकते हो, गाना सुन सकते हो, सोशल सपोर्ट ले सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास ले सकते हो, रिलैप्स प्रिवेंशन, ठीक है। इसके अलावा जो स्मोकिंग है उसमें ये और ऐड कर लेना, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो, जो वो उसमें थे ना द फॉल्ट इन अवर स्टार्स में, वो फालतू झूठा सुट्टा लेके घूम रहा होता है। कार्डियोवास्कुलर चेंज या इंक्रीज ऑफ एपेटाइट, अर्ज, इंक्रीज ऑफ कप, अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हो तो ये सब आपको होता है। अल्कोहल में भी आपको उसका तलब लगता है, बट उसके लिए आप थेरेपीज वगैरह में जा सकते हो, ठीक है। वैसे तो अनटिल अनलेस जब तक इन दोनों में आपको धक्का नहीं लगता ना, तब तक इंसान वो नहीं छोड़ता है, ठीक है। बट एक इसमें एवर्जन थेरेपी होती है, जिसमें आपको एक नॉक्शियस सब्सटेंस दिया जाता है। जैसे अगर किसी को अल्कोहल को नहीं छोड़ रहा है, बट अगर तुम उसकी दारू में बहुत सारी मिर्च मिला दो ना, और उसको ऐसा दिमाग ख़राब हो ना उसका कि वो 2 घंटे तक अपना जीबी पहुँचता रहे, तो और ये बार बार करना है। या फिर जब कोई अल्कोहल पिए या स्मोक करे तो उसमें क्या होता है, नॉक्शियस एवर्जन थेरेपी में उसको वो इंजेक्शन लगाते जाएंगे या शॉक देते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू कैन डू इफ़ यू वांट टू छुड़ाओ समवंस अल्कोहल या स्मोकिंग, ठीक है। सो ब्लॉक 2 इज़ कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 3। बाय। हाँ, मैंने बताया था कि मैं बताऊँगी शुगर और वो चेक कर कैसे, है कितना तेज गा रही है। मैंने बताया था कि शुगर कैसे चेक कर सकते हैं। सो ये आपकी शुगर की किट होती है, इसमें क्या होता है, इट इज़ एक्यू चेक एक्टिव। सो इसमें आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, इसको हटा देते हैं। आपका इसमें शुगर आता है, ये आपके स्ट्राइप्स होते हैं, इसके अंदर स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज़, जब आप किसी का शुगर चेक करना है, इसको यहाँ डालो, ठीक है। सो ये ऑन हो जाएगा अपने आप ही, इसके अंदर सेल लगता है छोटा वाला, और इसमें आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना निडल लगी होती है, इसको खोल के दिखाती हूँ। सो ये आपकी निडल लगी हुई है, ठीक है।
फोकस कर, ठीक है। निडल लगी हुई और यहाँ पे ना आपके नंबर्स दिए हुए हैं 4 3 2 1, ठीक है। सो ये निडल का वो है कि कितना आपको आगे तक चाहिए, कितना पीछे तक चाहिए। इसमें क्या होगा, जब ये आपका ऐसे करके ब्लड मांगना शुरू कर देगा तो आप फलाने का ब्लड लेना। मैं ये टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें ऑलरेडी किसी और की यूज सीरस लगी हुई है। और ये अपने फिंगर पे लगाना, ठक करके उसके मारना, तो उसके खून आएगा, उससे खून लेना, यहाँ पे इसको निकालो, इस पर खून लगाओ और इसके अंदर डाल दो, ठीक है। सो इसके बाद वो अपना आपका ब्लड लेवल दिखा देगा, ठीक है। बस इसमें ये करना होता है। सो एक इसमें स्ट्रैप आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो। बस दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। उसमें कुछ भी नहीं करना, अपना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका बीपी है, बीपी आपका 2 तरह से चेक होता है। सो मोस्टली अब यही वाला यूज़ करते हैं, एक वो फुसफुस वाला भी होता है, वो नहीं करते यूज़। सो बीपी आपको आता ही होगा चेक करना। इसमें जैसे मैं अपना चेक करके दिखाती हूँ आपको कितना है मेरा। ये होता है जो आप अपने हाथ पे लगाते हो, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, इसमें 4 सेल लगते हैं, इतने कोई टेंशन नहीं है। आपको रिलैक्स करना होता है, आपको चुप रहना होता है, इसलिए मैं गाना तेज कर दूँगी। और बस उसके बाद ये अपना आपका बीपी नापता है। Attention please. Keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure. सो माई BP is 139/83 विच इज़ नाइस। थोड़ा मैं बोल रही हूँ इसलिए 139 होने के, वरना मेरा इतना भी नहीं आता है, 120 तक ही रहता है मेरा, सेक्सी आता है, ठीक है। बस बस सर चुप हो जा बहन, ऐसे ही आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट ब्लॉग पढ़ लेंगे, ब्लॉग 3 अगली वीडियो में। बाय।